हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जब भी कोई गैस किसी लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होती है तो उसको क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं। हमने हेनरी लॉ की भी स्टडी की है। आज हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। मतलब क्या है, आज हमें लिक्विड के अंदर सॉलिड कैसे सोल्यूबल होता है, उसकी सोल्युबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, हमें वो चेक करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक जो सॉलिड है वो किसी गिवन लिक्विड के अंदर डायरेक्टली डिज़ोल्व नहीं होता। मतलब कुछ होते हैं लेकिन ये नहीं होता कि हर एक सॉलिड हर एक लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं, जब सोडियम क्लोराइड होता है हमारा, या फिर आप शुगर बोल लो आपका, ठीक है, जो शुगर है वो वाटर के अंदर मतलब अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है आपके जस्ट घोलने से, उसको थोड़ा सा या फिर हीट करने से। अगर हीट ना भी करो तो भी क्या करोगे, उसको जस्ट डिज़ोल्व करोगे। NaCl को तो भाग के हो जाता है, शुगर को थोड़ा टाइम लगता है डिज़ोल्व होने में, लेकिन ये हो जाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। शुगर और NaCl तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, एक हमें क्लियर सॉल्यूशन भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें एंथ्रासिन की और बात करें हम नेफ्थलीन की, नेफ्थलीन, आपने जो घर में कपूर की गोलियाँ देखी होंगी वो आपकी एक्चुअली नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, ठीक है। तो नेफ्थलीन होता है आपका। तो ये जो होते हैं ये डायरेक्ट वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बेंजीन की, तो ये जो नेफ्थलीन और जो एंथ्रासिन है ये बेंजीन के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेफ्थलीन और एंथ्रासिन है बेंजीन के अंदर तो हो जाते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड और शुगर के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब कहना क्या है, सिंपल सी बात ये है कि अगर हम बात करें, कुछ जो सोल्यूट है वो किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे और कुछ है वो दूसरे सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होंगे। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं, पोलर सॉल्यूट्स, वो डिज़ोल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। पोलर सॉल्यूट्स डिज़ोल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, और जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर के अंदर डिज़ोल्व होंगे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, एक सोल्यूट डिज़ोल्व तब होता है सॉल्वेंट के अंदर अगर उसके इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सिमिलर हो। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन का मतलब क्या है, जिस टाइप के बॉन्ड वगैरह वो बनते हैं उनके अंदर अगर सिमिलर टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं तभी जाके वो भाग के सोल्यूबल हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए केमिस्ट्री में एक वेल नोन रूल है हमारे, लाइक डिज़ोल्व लाइक। मतलब क्या है, जो जैसा है वो वैसे के अंदर ही सोल्यूबल होगा। इसीलिए बोलते हैं पोलर पोलर के अंदर सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर के अंदर सोल्यूबल होगा, ठीक है। ये तो थी थोड़ी जनरल बात। अभी हम थोड़ी जो टेक्निकल बात होती है हम वो देख लेते हैं, एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगता है सोल्युबिलिटी वाला। जब किसी भी सॉलिड सोल्यूट को ऐड किया जाता है किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो कुछ सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है और इसकी सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। मतलब क्या है, मैंने मान लो कोई सोल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो पहले क्या था, जब वो लोग डिज़ोल्व नहीं हुए थे आपस में, सोल्यूट और सॉल्वेंट डिज़ोल्व नहीं हुए थे, तब सॉल्वेंट में के अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन बना तो जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ गई। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिज़ोल्यूशन, ठीक है। डिज़ोल्यूशन कि वो डिज़ोल्व हो गया है, ठीक है, सिंपल सी बात है। कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं दूसरे सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ और सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में। मतलब क्या है, सॉल्यूशन में के अंदर चला गया, यहाँ पे सॉल्यूशन बना था, सॉल्यूशन के अंदर अब क्या है, सोल्यूट है। अब क्या होगा, यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है ना, दूसरे सोल्यूट पार्टिकल से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे और फिर से क्या करेंगे, सॉल्यूशन से अलग हो जाएंगे। मतलब वापस से वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब एक ऐसी स्टेज आती है जब जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है और जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो सेम रेट से होने लग जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। मतलब क्या है, सोल्यूट जो है वो सोलवेंट के अंदर डिसोल्व हो चुका है, उसकी सोलवेंट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, तो ये वाली प्रोसेस तो हो जाएगी हमारी डिसोल्यूशन,
लेकिन मैं ये भी तो देख रही हूँ साथ साथ में क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ही कुछ सोल्यूट पार्टिकल टकरा के वापस से सोल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये वाली प्रोसेस बैक वाली क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब जो रेट है फॉरवर्ड डायरेक्शन का और जो रेट है बैकवर्ड डायरेक्शन का, ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या है, जितने सोल्यूट पार्टिकल यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हैं उतने ही सोल्यूट पार्टिकल वो वापस से क्या बना रहे हैं, क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आपने पढ़ा होगा, आपका चैप्टर है 11th के अंदर। तो ये कैसी स्टेट आ गई है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है। अब कैसी स्टेट आई है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इस स्टेज के ऊपर क्या होगा, इस स्टेज के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर, ये कांस्टेंट रहेगी। मतलब क्या है, आपने कोई भी कंडीशन ली है, कुछ तो टेम्परेचर होगा जब भी प्रोसेस करा रहे हो, कुछ तो प्रेशर होगा जब ये करवा रहे हो, तो उस गिवन टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है ना, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर। मतलब क्या है, उससे ज़्यादा अब वो डिज़ोल्व नहीं होगा, तो उसकी तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो ही गई। अब देखो मतलब क्या है, जितना डिज़ोल्व होना था उतना हो लिया। अब अगर और ज़्यादा कोशिश करें तो आप इसे क्रिस्टलाइज होके बाकी मतलब बैकवर्ड प्रोसेस हो रही है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो गई है, फिक्स हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। ऐसे ही प्रोसेस कब होती है, जब गैसेस को हम डिज़ोल्व करते थे लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अब क्या हुआ है, इस सॉल्यूशन के अंदर हम मैक्सिमम जितना डिज़ोल्व कर सकते थे सोल्यूट हमने कर लिया है। अब अगर और डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं तो वापस से ये क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, वापस से ये सोल्यूट और सॉल्वेंट बन रहा है। तो अब क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन सेम रखी जाए, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पूछा जा सकता है क्या होता है, तो हम उसके लिए डेफिनेशन वाइज लिख सकते हैं, इज सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके अपोजिट एक और टर्म आती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर आप और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हो टेम्परेचर और मतलब प्रेशर कंडीशंस को बिना चेंज किए। मतलब क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप सोल्यूट ऐड करते जा रहे हो, आप ना तो टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, ना प्रेशर वगैरह किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर रहे हैं, और उसके अंदर और सोल्यूट घुलता जा रहा है, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए आप डेफिनेशन लिख सकते हो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब ये जो सॉल्यूशन है ना, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो जाता है अनडिजोल्व्ड सोल्यूट के साथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। और इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हम बोल सकते हैं इट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या है, इसके अंदर जितना मैक्सिमम सोल्यूट डिजोल्व हो सकता था ना किसी गिवन सोल्वेंट के अंदर, जितना मैक्सिमम हम सोल्यूट डिजोल्व कर सकते थे उतना इसके अंदर डिजोल्व हो चुका है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो उस टाइम पे उस सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उस सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलेंगे उसकी सोल्यूबिलिटी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी का सिंपल सा मतलब अब यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या हो जाएगा, सॉलिड इन ए लिक्विड के केस में कि जितना मैक्सिमम सोल्यूट ऐड हो सकता था, ठीक है, किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, वो उसकी सोल्यूबिलिटी है कि इतना ही सोल्यूबल होगा, इसके बाद बाकी सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत ईजी भी रहती है समझने में, लेकिन इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक एक नंबर का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये टर्म्स पता होनी चाहिए छोटी छोटी। तो पहले क्या होता था, पहले ये ऑब्जर्व किया था हम लोगों ने कि जो सोल्यूबिलिटी है एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के अंदर, मतलब क्या है, एक जो सोल्यूट है वो किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर कैसे डिजोल्व होगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। हमने अभी अभी बात की थी, नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ दो और पैरामीटर्स भी हैं, एक तो होता है हमारा टेम्परेचर और एक होता है हमारा प्रेशर, जो हमारी जो सोल्यूबिलिटी वाला फिनोमेना है उसको अफेक्ट
करते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट टेम्परेचर का क्या है और इफ़ेक्ट प्रेशर का क्या है, जैसे हमने गैस वाले केस में पढ़ा था। तो अभी हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये जो इफ़ेक्ट है, टेम्परेचर क्यों इफ़ेक्ट कर पाता है इस चीज़ को, ये इसलिए है क्योंकि जो नेचर है ना सॉलिड्स का, वो अलग अलग होता है। तो उसके लिए सारी जो प्रोसेस हैं वो भी अलग अलग होगी। तो सबसे पहले जो ट्रेंड बनते हैं, तीन टाइप के बेसिकली ट्रेंड बनते हैं, लेकिन हमारे लिए दो ही इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट ट्रेंड क्या है, ऐसे सॉल्यूट्स की सोल्युबिलिटी जो इंक्रीज़ हो जाती है राइज इन टेम्परेचर करने में। मतलब क्या है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो उनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। हमें ऐसे केसेस पढ़ने हैं। सोल्युबिलिटी है बहुत सारे सब्सटेंसेस की, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। तो इन सब की जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी थियरी है। अब देखो क्या होता है इनके केसेस में, जब सोल्यूट है और सोलवेंट है, क्या है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हीट भी लग रही है। ठीक है, और फिर जाके सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो अभी क्या है, सॉल्यूशन बनने के लिए जितनी ये चीज़ें ज़्यादा होगी, आपने पढ़ा होगा लीच-एटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो लीच-एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, फॉरवर्ड में कितनी रिएक्शन जाएगी, बैकवर्ड में कितनी रिएक्शन जाएगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे या तो रिएक्टेंट कितने हैं या प्रोडक्ट कितने हैं। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट बहुत सारा है तो वो भाग के प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत सारा बन गया है तो ये अगर बैक हो रही है रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमें ये इफ़ेक्ट पढ़ना है। तो बेसिकली हमने देखा है जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मतलब हम हीट दे के करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये सॉल्यूशन की जो यहाँ पे डेल्टा H होती है, ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब हम उसको हीट दे रहे हैं। तो यहाँ से ये वाला राइज हो गया फैक्टर, ये वाला राइज हो गया, तो ये वाली चीज़ मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स बढ़ गए, तो ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगी प्रोसेस और हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बनने का मतलब क्या है, सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो गया है। ठीक है, तो ये तो था किसका, डेल्टा H पॉजिटिव। अब ये जो सब्सटेंस होते हैं ये क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, और इसीलिए इनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। अगर आप लोगों को ये नहीं आता है तो आप 11th वाली बुक आपकी उठाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से काम आता है ये। ठीक है, अभी फर्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ ली। अभी सेकंड कैटेगरी वो है ऐसे सॉलिड्स जिनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। मतलब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे और उनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अब ऐसे कैसे हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि हो गया लिथियम सल्फेट Li2SO4 फॉर्मूले के लिए, सीरियम सल्फेट हो गया Ce2SO4 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कुछ कैल्शियम के सोल्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के, तो ये सब आपने सोल्ट्स के नेम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आप ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जिनका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, ऐसे करके आप बात कर सकते हो। ठीक है, पार्टिकुलरली कोई नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक सोल्ट का एग्जाम्पल देके आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इन सब के लिए जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, इनकी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब सोल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज़ हो जाती है। अब देखो इनके लिए हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, सोल्यूट है, सोलवेंट है, क्या बनाया है इन्होंने, सॉल्यूशन बनाया है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं इनके केस में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट बाहर निकल रही है। इनके लिए जो डेल्टा H है सॉल्यूशन की वो है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 0 से नीचे है। तो उसके केस में क्या है, हीट बाहर निकल रही है। अब क्या हो गया, प्रोडक्ट बहुत सारा हो गया। अब ये क्या है, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में रहने की ये कोशिश करेगी। अगर एक डायरेक्शन है इसकी, मतलब फॉरवर्ड में अगर हो रहा है, अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो उससे वो क्या करने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम ये करने की कोशिश करेगा कि वापस से उसको बैक वाली पोजीशन में वो आ जाए। अब क्या हुआ है, हीट बहुत सारी बाहर निकल रही है, ये वाला फैक्टर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया।
गया। अब इक्विलिब्रियम क्या चाहता है, इक्विलिब्रियम ये चाहता है पहले जैसे कंडीशन आ जाए, दोनों का बैलेंस बना रहे। तो वो क्या करेगा, भाग के ये वापस से रिएक्ट करेंगे और सोल्यूट और सोलवेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये है। हीट जिस साइड होगी उसी वही डायरेक्शन रहेगी रिएक्शन की। तो अब क्योंकि ये डिज़ोल्व होते हैं, मतलब इसमें हीट इवोल्व होती है जब इनका डिसोल्यूशन होता है ऐसे सोल्ट्स का, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनकी सोल्युबिलिटी में डिक्रीज इसलिए आया है क्योंकि ये ली-चैटलियर प्रिंसिपल को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, और क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो इरेगुलर बिहेवियर शो करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ, वो कैटेगरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ली-चैटलियर इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको अच्छे से आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और उसी से आपको पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग अभी ये टॉपिक आपको।